देखिए आप हो गया ना? ये आपका जूरिस्प्रूडेंस चल रहा था और आपका जूरिस्प्रूडेंस में कुछ लोगों ने आपका कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनका पहले जवाब दे दिया जाए और तब जूरिस्प्रूडेंस को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए फिर एक बार हम कंसेप्ट 2-3 मिनट बनाते हैं कि सबसे पहले नेचुरल स्कूल या प्राकृतिक विचारधारा का जन्म होता है। ये विचारधारा कल्पना पर आधारित थी, तर्क पर आधारित थी। इस कल्पना का विरोध होता है और इसके अगेंस्ट में दो विचारधाराएं जन्म लेती हैं। एक जर्मनी में लेती है हिस्टोरिकल स्कूल या ऐतिहासिक विचारधारा, और जिसके प्रवर्तक या फादर सेवनी हैं। और दूसरा आपका इंग्लैंड में विचारधारा जन्म लेती है एनालिटिकल, जिसके फादर ऑस्टिन माने जाते हैं। अब यहाँ लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले उन 5-6 क्वेश्चनों का जवाब दे दिया जाए और तब आगे बढ़ा जाए। पहला क्वेश्चन अगर ये पूछे कि हिस्टोरिकल स्कूल के फादर या पिता या प्रवर्तक कौन है, ये क्वेश्चन पूछे किसी देश का नाम न लेकर, तो आप मारेंगे सैविनी। सैविनी। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जर्मन ऐतिहासिक विचारधारा का फादर किसे माना जाता है, तब भी आपका जवाब सैविनी ही रहेगा। सैविनी ही रहेगा। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है प्योर हिस्टोरिकल थ्योरी, यानी कि शुद्ध ऐतिहासिक विचारधारा का पिता कौन माना जाता है, तब भी आपका जवाब सेवनी ही रहेगा, यानी कि सेवनी ही रहेगा। अब क्वेश्चन का मॉडल अब पलटिए, यानी कि अब क्वेश्चन के मॉडल दूसरे पर आ जाइए। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि इंग्लैंड में ऐतिहासिक विचारधारा का पिता कौन है, अगर स्पेशली आपका देश का नाम देकर दे और वह इंग्लैंड दे कि इंग्लैंड में हिस्टोरिकल स्कूल का फादर कौन है, तो आप सर हेनरी मेन मारेंगे, यानी कि सर हेनरी मेन। यही क्वेश्चन आपका घुमा कर दे देगा कि आंग्ल विधिशास्त्र में हिस्टोरिकल स्कूल का फादर कौन है, तब भी मेन ही मारेंगे। और अगर ये क्वेश्चन दे कि प्रोग्रेसिव या विकासवादी ऐतिहासिक विचारधारा का पिता कौन है, प्रोग्रेसिव आपका हिस्टोरिकल स्कूल का फादर कौन है, तो आपका जवाब रहेगा मेन, यानी कि सर हेनरी मेन। यहाँ कुछ लोग ये पूछे थे कि आखिर विकासवाद या आपका शुद्ध ऐतिहासिक विचारधारा और विकासवादी ऐतिहासिक विचारधारा में डिफरेंस क्या है। तो एक लाइन में डिफरेंस यहाँ जानिए। जो शुद्ध ऐतिहासिक विचारधारा है वह कोडिफिकेशन या लेजिस्लेशन, यानी कि संहिताकरण या अधिनियम का विरोध करती है, जबकि जो विकासवादी ऐतिहासिक विचारधारा के विद्वान हैं उनका ये मानना है कि समाज में एक ऐसा समय आता है जब कोडिफिकेशन या स्टैट्यूट या एक्ट बनाना आवश्यक होता है। मैंने लास्ट टाइम में एक्ट बनाया जाता है। शुरुआती दौर में तो लोग कस्टम और यूजेज से ही शासित होते हैं, इसीलिए इसे विकासवादी ऐतिहासिक विचारधारा
माना गया। तो आपका एक क्वेश्चन और उत्पन्न हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अलग से प्राकृतिक विचारधारा में हमने पूरी तरह बताया था, लेकिन फिर भी भाई पीछे से दोहराते भी रहिए पीछे के लेक्चर, क्योंकि ये जूरिस्प्रूडेंस हैं, शुद्ध रूप से फिलॉसफी हैं, और जैसे ही आप दोहराना भूलेंगे ये जूरिस्प्रूडेंस भी विद्वानों का नाम और सिद्धांत भूल जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत अरस्तू ने दिया है, और भारतीय संविधान में इसे अनुच्छेद 38 में यानी कि अनुच्छेद 38 में समाहित किया गया है। आइए हम देख रहे थे फ्रेडरिक कार्ल वान सेवनी के बारे में, इनका सिद्धांत हो गया था, और इनके सिद्धांत के बाद हमें चलना है इनकी आलोचना। कभी काल आलोचनाओं से भी क्वेश्चन बनता है। जहाँ तक सेवनी की आलोचना की बात है, एक डायस महोदय हैं, उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस की किताब लिखी, और उन्होंने उस किताब में आपका सेवनी के सिद्धांत की 11 आलोचनाएं प्रस्तुत की हैं, 11 सबसे ज़्यादा। लेकिन आपका डा, डायस के बाद भी कुछ विद्वान हैं जो इनकी आलोचना करते हैं। अब कौन कौन विद्वान हैं और आलोचना में क्या कमेंट करते हैं, उन कमेंटों को याद करना है। हो सकता है कि वे कमेंट भी पूछ ले। सबसे पहले हम विद्वान उठाते हैं आलोचना में आपका रास्को पाउंड। रास्को पाउंड ये कहते हैं कि सेविनी ने न्यायशास्त्री निराशावाद को जन्म दिया, क्योंकि बहुत सी विधियां हितों के टकराव से उत्पन्न होती हैं। अर्थात इनका मानना है कि सेवनी न्यायशास्त्री निराशावाद को जन्म दिया। फिर आपका स्टोन महोदय ये मानते हैं कि लोक चेतना एक अद्वितीय, बुनियादी, अक्सर रहस्यवादी सत्य है। जबकि सर हेनरी मेन ने भी सेवनी की आलोचना की है, और आलोचना करते हुए सर हेनरी मेन कहते हैं कि लोक चेतना विचारों, विश्वासों, संस्थाओं तथा मानव प्रकृति के एक दूसरे के प्रतिक्रिया से उत्पन्न अंधविश्वासों का संग्रह है। प्रोफेसर एलन को क्यों छोड़ दिया जाए? क्योंकि प्रोफेसर एलन तो ज़्यादातर आलोचना में ही विश्वास रखते हैं, और आपका प्रोफेसर एलन ऑस्टिन की भी आलोचना किए हैं, और आगे कल से आपका अगले जो टर्न आएगा बताया ही जाएगा एनालिटिकल स्कूल के बारे में। तो ऑस्टिन के बारे में प्रोफेसर ये एलन ये कहते हैं कि ऑस्टिन विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष है, यानी कि प्लाम का ट्री है, यानी कि लंबा लंबा तो बातें हाँकता है लेकिन धरातल पर कुछ होता नहीं। जैसे सरकारें हैं, लंबी लंबी बातें करती हैं, लेकिन वास्तव में धरातल पर उन बातों को उतारना मुश्किल होता है। आइए इसके बाद देखा जाए सेवनी का चेला या शिष्य था पुचता। पुचता के बारे में एक या दो क्वेश्चन केवल प्री में पूछा गया है, और उसी को हम देखेंगे। देखिए प्रोफेसर एलन का भाई आलोचना बतानी है। तो प्रोफेसर एलन ने सेवनी के बारे में क्या कहा कमेंट करके। सेवनी का सिद्धांत सुधारात्मक प्रयास के हाथों में हथकड़ी डालने के समान है। यानी कि सेवनी का सिद्धांत
रिफॉर्मेटिव यानी कि सुधारात्मक प्रयास के हाथों में हथकड़ी डालने के समान है। इसका मतलब ये हुआ कि सेवनी के सिद्धांत के कारण विधि का जो विकास या सुधार विधि में होना चाहिए वह उसमें हथकड़ी लग गई हाथ में, यानी कि रुक गया। ये आपका कौन कहते हैं? प्रोफेसर एलन। अब आइए पूछता पर दो क्वेश्चन बनते हैं, वही क्वेश्चन याद रखना है, फिर हम इनका सिद्धांत बताएंगे। पूछता सेवनी के शिष्य थे। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि किसने सेवनी के सिद्धांत को ओकजिष्ट नाम दिया? लोक चेतना। तो लोक चेतना नाम देने वाले इनके शिष्य आपका कह सकते हैं कि कौन थे? तो पूछता थे। जैसे कि टाट या अपकृत में भी ये क्वेश्चन बनता है, और अपकृत में ये क्वेश्चन बनता है कि किसने सामंड के सिद्धांत को पिगन होल थ्योरी कहा, कबूतर खाने का सिद्धांत कहा, कपोत गवाच का सिद्धांत कहा? तो वह किसने कहा था? तो विनफील्ड ने। यानी कि विनफील्ड ने सामंड के सिद्धांत को क्या कहा था? पिगन होल थ्योरी। ये क्वेश्चन। जहाँ तक राजनीति की बात है, अब राजनीति में मोदी जी को किसने फेंकू कहा, और राहुल गांधी जी को किसने पप्पू कहा, अखिलेश जी को किसने बबुआ कहा, मायावती जी को किसने बुआ कहा? अब ये आपका कर्तव्य है कि सोशल मीडिया पर क्या करिए, खोजिए। वैसे कंपटीशन में नहीं आएगा, तो भाई हमारे कहने से न खोजिएगा। आपकी इच्छा होगी तो क्या करिए, खोजिए, और न इच्छा हो तो न खोजिए, हमारे कहने से न खोज लीजिएगा। देखिए, इन्होंने दूसरा आपका ये पूछा गया है कि किस विद्वान ने अपने सिद्धांत को बाइबिल पर आधारित किया? ये क्वेश्चन आ चुका है। तो पूछता ने अपना सिद्धांत बाइबिल में वर्णित नियमों के आधार पर दिया। इन्होंने ये कहा कि विधि समय तथा परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं, अर्थात जो ला है वह टाइम एंड कंडीशन के आधार पर चेंज होता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कस्टम या यूजेज चल रहा है, तो हो सकता है कि लोगों के मन बदल जाए और उस प्रथा को लोग क्या करें, त्याग दें, और दूसरी नई प्रथा की क्या कर दे, शुरुआत। इन्होंने व्यक्तियों की इच्छा को, व्यक्तियों के विल को दो वर्गों में बांटा। यानी कि व्यक्तियों की इच्छा को कितने वर्गों में बांटा? इन्होंने दो वर्गों में बांटा। और एक आपका जनरल विल यानी कि सामान्य इच्छा, और दूसरा व्यक्तिगत इच्छा। जैसे कि व्यक्तिगत इच्छा माने व्यक्ति की एक एक व्यक्तियों का क्या विचार है। अब जब ज़्यादातर लोगों का विचार एक जैसा हो जाएगा तो उसे हम कौन सी इच्छा कहेंगे? जनरल इच्छा। और इसी को पूछता महोदय ओकजिष्ट का भी कहते हैं, नाम देते हैं, या राष्ट्रीय भावना। जैसे कि उदाहरण राजनीति पर भी दिया जा सकता है। मोदी जी 2024 में पीएम न बन पाए, इसके लिए विपक्षी पार्टियां ममता बनर्जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं सक्रिय हो रही हैं, सक्रिय हो रही हैं। तो अगर देश की भावना यानी कि देश के ज़्यादा वोटरों की इच्छा ये हो कि ममता बनर्जी पीएम बने, मोदी जी को हटाया जाए, और देश की ज़्यादा जनता ये इच्छा व्यक्त कर दे, तो पूछता ये कहते हैं कि यही ला है, और इसको कौन सी इच्छा कहते हैं? सामान्य इच्छा।
अब एक एक आदमी की जो इच्छा वो व्यक्तिगत, और पूरे समाज के ज़्यादातर लोगों की इच्छा क्या हो गई, जनरल। इस प्रकार पुच्छता आपका कह सकते हैं कि पुच्छता का भी जो विचार था समाप्त हुआ। अब आइए जो विद्वान आते हैं वह लॉर्ड 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 सर हेनरी समनर मेन। इनके बारे में इस बार यूपीजे में क्वेश्चन बना था, और एक क्वेश्चन निश्चित बनता है आपका सर समनर हेनरी मेन। इनके बारे में कुछ सामान्य बातें पहले हम जानते हैं। 1828 से लेकर, आपका याद रखिएगा, 1828 से लेकर 1880 तक सामान्य बातों में आपका क्या क्या जानना है। सामान्य बातों में 4-5 पॉइंट तो एकदम रट्टा मार कर जाइए। सबसे पहले ये देखना है कि इन्होंने 1868 में सर्वप्रथम साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया था। ये दूसरा ये है कि ये कुछ समय तक गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य रहे थे। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद के क्या रहे, सदस्य रहे थे। तीसरी बात ये है कि सर हेनरी मेन ने कुछ विधियों का अध्ययन किया। अब यहाँ भी आपका यूपीजे में आया है। कुछ विधियों का अध्ययन किया, और जब विधियों का अध्ययन किया तो उन्होंने उन विधियों में कुछ बातें सामान्य तौर पे पाई। यानी कि आपका समाज का कंपैरेटिव स्टडी किया, समाज का तुलनात्मक अध्ययन किया। तो पहले इतनी बातें बता दी जाएं, तब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर हेनरी मेन ने, ये आपका उत्तराखंड में एक बार क्वेश्चन बना है एविडेंस में जाकर कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। हो सकता है कि आगे यूपी इत्यादि राज्यों में भी अब ये क्वेश्चन बने। तो द इंडियन एविडेंस एक्ट का खाका, मसौदा या ड्राफ्ट या प्रारूप सर्वप्रथम 1868 में सर हेनरी मेन ने तैयार किया था, लेकिन इनके खाके को अस्वीकार कर दिया गया। मानने से अंग्रेजी सरकार ने इनकार कर दिया। दूसरा, ये कुछ समय तक भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल या परिषद के क्या रहे, मेंबर भी रहे। तीसरा, आपका इन्होंने विश्व के तमाम विधियों का अध्ययन किया। अब यहाँ से जो जे में क्वेश्चन बना है कि सर हेनरी मेन का जो सिद्धांत है वह आपका किस विधि से प्रभावित नहीं है, यानी कि किस विधि का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया। तो ये आपको अच्छे से तैयार रखना है, थोड़ा अंदर जाकर पूछा है। इन्होंने हिंदू विधि का अध्ययन किया, रोमन विधि का अध्ययन किया, इंग्लिश विधि का अध्ययन किया, कैल्टिक विधि का अध्ययन किया, कैल्टिक विधि का, लेकिन मुस्लिम विधि का अध्ययन नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपना प्रिंसिपल देंगे उसमें मुस्लिम विधि के नियमों को साफ माने का सहारा नहीं लेंगे। याद रखिए, तुलनात्मक अध्ययन की माने किन विधियों का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया और किन का नहीं किया। तो किन का नहीं किया, एक बार जे में क्वेश्चन आया है, गलत न हो, किस विधि का नहीं किया, मुस्लिम लॉ का। ये एक बार आ चुका है क्वेश्चन।
जहाँ तक सर हेनरी मेन की बात है, इन्होंने, अब अगला देखा जाए, इन्होंने सोसाइटी को यानी कि समाज को दो वर्गों में बांटा। ये भी पूछा गया है इसके पहले वाले जे में। किसने समाज को दो वर्गों में बांटा, सोसाइटी को दो काइंड्स में बांटा? तो सर हेनरी मेन। एक स्टैटिक सोसाइटी। स्टैटिक सोसाइटी का मतलब कि आदिम समाज या प्राचीन समाज या स्थिर समाज। आदिम कहिए, प्राचीन कहिए, पुराना या स्थिर। स्टैटिक आपका सोसाइटी। और दूसरा प्रोग्रेसिव सोसाइटी। प्रोग्रेसिव यानी कि विकासशील, विकासशील समाज या प्रगतिशील समाज या लगातार चलने वाला समाज, यानी कि विकासशील या प्रगतिशील समाज, प्रोग्रेसिव सोसाइटी। ये क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार रखना है। फिर अगला इनके बारे में सामान्य बात ये जानना है कि इन्होंने इन दोनों समाजों में विधि का कैसे विकास होता है उसके कुछ चरण बताए। और 2018 यूपीजे में इन चरणों को क्रम से पूछा गया था कि कौन सा क्रम सही है। हम बताएंगे अभी। एक क्रम बताया कि इसमें विधि का विकास आदिम में कैसे होता है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी में कैसे होता है। में देखना है कि अब तक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का संचालन, यानी कि अब तक विकासशील समाजों का विकास या संचालन स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट रहा है, यानी कि पारिस्थिति से संविदा की ओर रहा है। तो क्वेश्चन हम बताएंगे इसको डिटेल में, एक दो दिन लगेगा कल तक। अभी स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ेंगे, इसी में भारतीय विधि को भी हम जोड़ेंगे। लेकिन वर्तमान समय में समाज इस सिद्धांत के रिवर्स गियर में जा रहा है। रिवर्स गियर भी पूछा गया है। रिवर्स गियर यानी कि इसके उल्टा जा रहा है। तो उल्टा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस, यानी कि सर हेनरी मेन ने स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत दिया। इसका उल्टा इस समय समाज में दिख रहा है, यानी कि अब पुनः समाज कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस में जा रहा है, संविदा से पारिस्थिति की ओर। तो क्वेश्चन यूपीजे ने ये बनाया कि कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रोफेसर एलन ने दिया। हम आगे बताएंगे उल्टा या रिवर्स गियर में किसने दिया? प्रोफेसर एलन ने। आइए आपका सर हेनरी मेन का विधि का विकास देखा जाए। इन्होंने ये बताया, देखिए ध्यान से, कि जो समाज होता है वह आपका प्राचीन होता है और प्रगतिशील, दो समाज होते हैं। इसमें विधि का कैसे विकास होता है, उसी विधि के विकास के चरण को आपको कवर करना है। इसमें विधि का जो विकास आपका हिंदू लॉ, आपका रोमन विधि, इंग्लिश विधि इत्यादि का इन्होंने अध्ययन किया और देखा कि विधि का विकास इन दोनों समाजों में एक साथ होता है पहले, और कौन कौन चरण है। तो पहले 4 चरण, यानी कि 4 चरणों तक याद रखिए। पहले चाहे वह प्राचीन समाज हो या प्रगतिशील समाज हो, 4 चरणों तक विधि का विकास सेम होता है। लेकिन 4 चरण के बाद, प्राचीन जो ये या स्टैटिक सोसाइटी है,
इसमें विधि का विकास रुक जाता है। लेकिन गतिशील या स्टैटिक या माने गतिशील या प्रोग्रेसिव सोसाइटी में इन 4 चरणों के बाद भी कानून का विकास होता है। और कितने और चरण तक होता है? 3 चरण तक। याद रखिए। अब यहीं पिछली बार चारों चरण पूछा गया था। अब हो सकता है कि ये पूछ ले आपका चरण। तो टोटल कितने चरण? 7। 4 चरण तक किसका किसका? प्राचीन और किसका? गतिशील का। और इसके बाद 4 चरण के बाद केवल किसमें विधि का विकास होता है? प्रगतिशील। कितने चरण तक? 3। अब इन्हीं चरणों को देखना है और इन चरणों को हम भारत में भी अप्लाई करेंगे आपका। लेकिन एक एक करके देखा जाए। पहले आपका 4 चरणों को हम देखते हैं। पहला चरण है थेमिस्ट। थेमिस्ट हो गई। दूसरा प्रथा हो गया। तीसरा विधि का ज्ञान। पुरोहितों द्वारा। और चौथा कोडिफिकेशन यानी कि संहिताकरण। देखिए चारों को समझिए। आपका सर हेनरी मेन क्या कहते हैं और इसको भारत में भी हमें ऐड करना है। और भारत में आपका जो वर्तमान स्थिति है कि हर एक पार्टी अब ज़्यादातर चाह रही हैं कि ब्राह्मण वोट को अपनी ओर किया जाए। इस पर भी हम यहाँ ध्यान देंगे। देखिए कह करके भाई, सर हेनरी मेन का मानना है कि चाहे वह प्राचीन समाज हो या विकासशील, विधि का विकास जो पहला चरण रहता है वह थेमिस्ट का रहता है। थेमिस्ट रोम की देवी का नाम था। और रोम में शुरुआती दौर में ये माना जाता था कि राजा जो भी अपने मुख से शब्द बोलता है वह राजा के अपने शब्द नहीं रहते। ये जो रोम की देवी थेमिस हैं ये राजा के जिह्वा या टंग पर बैठ जाती हैं। और राजा जो भी वाक्य बोलता है वह दैवीय शक्ति के कारण बोलता है। और कौन बुलवाती है उससे? थेमिस। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक अवस्था चाहे हिंदू ला हो, इंग्लिश ला हो, रोमन ला हो, जो भी हो, प्रारंभिक अवस्था में जो कानून का विकास होता है वह दैवीय शक्ति से ही होता है। आज भी आप लोग गांवों में देख सकते हैं, शहरों में एक पुरुष या औरत अपना लगेगा सिर हिलाने और बाल हिलाने और लोग कहते हैं कि इन पर देवी जी सवार हो गई। तो ये आज से नहीं चला आ रहा है, ये तो आदम काल से चला आ रहा है। और इसी को आपका रोम में क्या कहा गया? थेमिस्ट। थेमिस्ट। तो पहला यह हुआ कि राजा जो बोलता है वह उसके वाक्य नहीं रहते, वह दैवी शक्ति रहती है। और ये रोम, हिंदू ला, इंग्लिश ला सब में ये समान है। धीरे धीरे अब होने क्या लगा कि अब कस्टम बना। कस्टम यानी कि प्रथा। अब राजा के पास जो मामले जाते थे न्याय के लिए, राजा उन मामलों में निर्णय सुनाता था। अब ये होने लगा कि अगर ऐसा मामला जाएगा तो राजा ऐसा ही निर्णय सुनाएगा। अतः ऐसी दशा में अब ये कस्टम बन गया, प्रथा बन गया कि राजा ऐसे मामलों में ऐसा ही निर्णय सुनाएगा। अतः लोग कह सकते हैं कि अब राजा के पास हमेशा नहीं जाते थे, खुद ही मामला सलटा लेते थे।
या किसी पंच को बुलाकर, और ये होता था कि राजा ने ऐसे मामले में ऐसा निर्णय दिया है। जाने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे अब आइए, समाज में एक वर्ग उत्पन्न होता है जिसकी जनसंख्या कम रहती है, और वह वर्ग अपने को कानून का ज्ञाता मानने लगता है। इसको हम कहते हैं पुरोहित वर्ग। यानी कि विधि का ज्ञान अब किसके द्वारा? तीसरे चरण में पुरोहितों द्वारा। यानी कि अब एक छोटा वर्ग आता है जो राजा के इर्द गिर्द रहता है और राजा पर इफेक्ट डालता है, और राजा या सम्राट अब जो भी निर्णय लेते हैं इन चापलूसों के बल पर लेते हैं या इन विद्वानों के कथनानुसार लेते हैं। यानी कि ये वर्ग जो है भले ही 5% हो, लेकिन इतनी इनमें क्षमता थी, मेन कहते हैं कि ये राजा को प्रभावित करके और जो निर्णय चाहते थे वो निर्णय क्या करने लगे? लेने लगे। तत्पश्चात जो बहुसंख्यक वर्ग था, यानी कि 95% वाला वर्ग था, इसका विरोध किया, और अंत में जब विरोध हुआ तो विद्रोह समाज में हुआ, और जब विद्रोह हुआ तो ये 5% वाले और राजा क्या हुए? थोड़ा किनारे हो गए, और किनारे हो गए और 95% लोगों का शासन हो गया। और तब जो कानून बिखरे थे माने इधर उधर, उनको क्या किया गया? कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन का मतलब है न, सर हेनरी मेन बताते हैं कि कोडिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि इस समय जो समाज में बिखरे हुए कानून थे उनको एक जगह क्या कर दिया गया? एकत्रित। आइए भारत में इनको हम देखते हैं, और तब वर्तमान समय। तो देखिए, किसी को बुरा न लगे, चाहे वह किसी भी जात का, धर्म का या संप्रदाय का हो, ये कानून को कोरिलेट किया जा रहा है, ये हमारी नज़र में नहीं, ये सर हेनरी मेन बता रहे हैं, ये हमारी नज़र नहीं है। इसलिए सबको भाई, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का हमारा इरादा नहीं है। उदाहरण को उदाहरण के रूप में लीजिए, चाहे किसी भी पंथ पार्टी पर उदाहरण दिया जाए, इसको हम भारत में ब्राह्मण वर्ग पर उदाहरण देते हैं। सर हेनरी मेन कहते हैं कि आपका शुरुआती दौर में ब्राह्मण वर्ग नहीं रहता उतना सक्रिय, और राजा दैवीय कृपा के आधार पर फैसला देते हैं। यानी कि राजा को ईश्वर का रूप माना गया था प्राचीन काल में हिंदूला में, और जो राजा बोल देते थे वहीं सत्य होता था, और ये माना जाता था कि राजा के वाक्य नहीं है, राजा पर किसकी कृपा है या कौन बैठा है जीवा पर? देवी भगवान, और वहीं राजा से क्या कर रहा है? बुलवा रहा है। इसके बाद अब मामले राजा के पास जाने लगे, उस मामले में एक जैसा निर्णय देने लगे राजा, तो भारत में ये क्या हो गई? कस्टम। अब राजा के इर्द गिर्द जो ये ब्राह्मण वर्ग था, यानी कि जो 5% लगभग लोग थे, ये मंडराने लगे और राजा के खास बन गए, और राजा के खास बनकर ये मानने लगे कि हम ही कानून के ज्ञाता हैं, और हम जो कहेंगे वही राजा को मानना होगा। आप रामायण में देख सकते हैं, तमाम धारावाहिकों में देख सकते हैं, जब भी कोई राजा काम करता था तो अपने पुरोहित से या गुरु से पहले क्या लेता था? सलाह। और ये जो गुरु वर्ग हैं, आपका 5% वर्ग है, ये राजा पर क्या हो गया? हावी। जब 5% ये ब्राह्मण वर्ग राजा पर हावी हो गया, तो 95% लोगों ने इसका क्या किया? विरोध किया, प्रतिक्रिया किया, और विद्रोह हुआ, तो राजा का शासन समाप्त हो गया। अब आपका लोकतंत्र आ गया, और 95% लोगों का शासन आया, और जो कानून बिखरे पड़े थे उनका क्या किया गया? संहिताकरण।
वर्तमान में भी जो ब्राह्मण वर्ग हैं, आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण वर्ग को अपनी पार्टी में मिलाने के लिए हर एक पार्टी अब ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करा रही है। यानी कि हर एक पार्टी को लग रहा है कि इस 5% के लोग हमारी सरकार बना देंगे। ये हर एक पार्टी को अब लगने लगा है। तो अब देखिए कहाँ ब्राह्मण जाता है, मायावती की ओर जाता है, कि अखिलेश की ओर जाता है, कि भाजपा की ओर, कि कांग्रेस की ओर। अब तो ये 2022 का आपका संग्राम बताएगा, हम कैसे बता दें। लेकिन सभी पार्टियां इस समय इस 5% पर ही क्या है, हाँ एकदम लग गई हैं कि ये वोट हमें मिल जाए, 95% को छोड़कर। इसके बाद देखिए भाई आपका तत्पश्चात सर हेनरी मेन ये बताते हैं, ये चरण जरूर याद रखिए, फिर मैं बता दूं यहीं से यूपीजे में इस बार क्वेश्चन बना था, चारों रट कर जाइएगा। पहले ये थेमिस्ट माने दैवीय कृपा, ये रट कर जाइए। सर हेनरी मेन ये बताते हैं कि इन 4 चरणों तक स्टैटिक सोसाइटी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी दोनों में विधि का विकास होता है। लेकिन इन 4 चरणों के बाद आपका जो स्टैटिक सोसाइटी है, जो प्राचीन समाज है, यहाँ विधि का विकास क्या होता है, रुक जाता है। और जो विकासशील समाज है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, अब विधि का विकास और 3 चरणों तक बढ़ता है। वह तीनों चरण कौन है आपका, वह देखा जाए 3 चरण है। तो आपका अगला चरण आता है, कह सकते हैं कि मिथक आता है। मिथक यानी कि फिक्शन, मिथक, साम्या, विधायन, 3 चरण लिख लीजिएगा। मिथक ये 5वां चरण है प्रगतिशील में, मिथक। 6वां आपका इक्विटी या साम्या, और 7वां जो है वह आपका है विधायन या लेजिस्लेशन, विधायन। अब इन तीनों को डिटेल में पढ़ना है। सर हेनरी मेन का मानना है कि जो प्रगतिशील समाज है, संहिताकरण के बाद जो स्टेप आता है वह आपका मिथक का आता है। मिथक मतलब झूठ, यानी कि झूठ या फाल्स, या इसको हम कहते हैं फिक्शन। भाई इसको आपका कहा जाता है फिक्शन, या कल्पितार्थ भी कहा जाता है। कल्पितार्थ यानी कि वास्तव में वह चीज सही नहीं है, लेकिन कानून अब गलत उस चीज को सही मान कर चलता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविकता कुछ और है, लेकिन माना कुछ और जाता है। यानी कि कानून अब कुछ झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ता है। जैसे कि इंग्लैंड में एक झूठ, भारत में भी हम दिखाएंगे आपका। एक एक उदाहरण से झूठ पर शुरू किया जाए, और सबसे पहले इंग्लैंड वाले आज भी इस झूठ पर चल रहे हैं। इंग्लैंड में ये कहावत है कि राजा मर गया, राजा चिरायु हो। यानी कि द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द द किंग। इसका मतलब ये हुआ कि राजा मर गया, राजा लंबे समय तक जीवित रहे। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो विरोधाभासी बातें की जा रही हैं। जब राजा मर गया तो कोई भी आदमी कहेगा कि इंग्लैंड वाले पागल या 84 वाले हो गए हैं क्या आईपीसी के। जब राजा मर गया तो लंबे समय तक कहाँ जीवित रहेगा। लेकिन कानून कुछ झूठ का सहारा लेकर क्या करता है, आगे बढ़ता है।
इसका अलग पहलू है, लीगल पहलू कल बताया जाएगा। आपका धन्यवाद।